हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पाल आपका अपने चैनल द आचार्य पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 फिर से वही पढ़ेंगे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो 2 लेक्चर में हमने कहां तक कवर किया है। लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था चार्ज एंड मास रिलेशन। उस क्लास में हमने एक टॉपिक और कवर किया था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री चार्जेस इन मटेरियल। अब मटेरियल तो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। जितने भी टाइप के हमारे पास मटेरियल हैं उनके पास फ्री चार्जेस होते हैं या नहीं होते, कैसे हम चेक करते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई एक एटम है, ये जो एटम है किसी मटेरियल का एक पार्ट है। ये रहा वो मटेरियल जिसका एक एटम हमने लिया है। ठीक, अब इस एटम के पास अगर मान लो कि 3 प्रोटॉन है तो 3 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जब हम इसे एनर्जी देते हैं, एनर्जी जब हम इसे देते हैं, जैसे इसको हीट हमने किया, हीट करने से हमने इसको क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी। जैसे हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो रब करने से भी हीट जनरेट होती है, तो वहाँ पर क्या मिलती है? एनर्जी। जब हम इस एटम को एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी की वजह से इसके पास हाफ mv² आ जाता है। और इस हाफ mv² में देख रहे होगे कि वेलोसिटी भी है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आ जाती है। अब उस वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमने के बजाय क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है। पहले तो ये केवल एक एटम था और वह एटम इस मटेरियल का पार्ट था। अब इस मटेरियल में ये रहा वो एटम। इस एटम में 3 हो गए प्रोटॉन, लेकिन एनर्जी दिया तो एनर्जी की वजह से अब इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है इसे नाम रखा गया है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसी मटेरियल के अंदर अब 2 अलग अलग पार्टिकल्स हो गए हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये एटम का भाग और एक इसमें ये इलेक्ट्रॉन। पहले जब हमने इसको एनर्जी नहीं दिया था तब की कंडीशन को ध्यान में से देखो क्या होता है। जब इसको हमने एनर्जी नहीं दिया था तब की कंडीशन ध्यान से देखो क्या था। इसमें क्या था कि इसके पास जो नेट चार्ज था वो कितना था? +3 -3 = 0। हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाई। बाहर से जब हमने इसे एनर्जी दिया, उस एनर्जी देने की वजह से इसके पास अब नेट चार्ज 0 नहीं बचा। कितना बच गया? उसके बाद देखोगे कि इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो केवल -2 है। तो इसके पास एक चार्ज आ चुका है +1 चार्ज। ठीक है। इस एटम के पास कौन सा चार्ज आ चुका है? +1 और इसके पास -1। पहले इसी जो हमारे पास मैटर था, इस मैटर में सारे एटम्स थे और सारे के सारे एटम्स कैसे थे? न्यूट्रल थे। मतलब इस मटेरियल का जो नेट चार्ज था वो 0 था। हमने बाहर से इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो गए तो अब इसके एटम्स के पास एक चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये रूम टेम्परेचर पे होती है। हो सकता है कुछ ऐसे भी मैटर होंगे कि जो रूम टेम्परेचर पे इस कंडीशन में ना हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मैटर का हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस के बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे
ये पहले कैसा था, नेट चार्ज 0, जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल एटम। लेकिन जब इसे एनर्जी दिया गया, अब ये एटम न्यूट्रल नहीं रहा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब देखना है कि ये जो होता है मोशन ऑफ चार्जेस किस तरीके से होता है। देखें, हेडिंग डालना, मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक फील्ड है जिसका डिस्कशन हम आगे चलकर करने वाले हैं। इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब सिंपल में क्या किया है, एक तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी गई है। ठीक है, और बीच में वो मटेरियल हमने डाल दिया जिसको अभी अभी हमने एनर्जी देकर तैयार किया था। ठीक है, और उस मटेरियल में एक एटम को हमने एनर्जी दिया था और उस एनर्जी की वजह से वो एटम क्या हुआ था, चार्ज में कन्वर्ट हो गया था। एटम के पास पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए थे। अब ये सोचो, उस मैटर में केवल एक ही एटम था? नहीं, मिलियंस एटम थे। अब उन मिलियंस एटम्स में 10-15 हज़ार एटम्स तो जरूर ऐसे हुए होंगे जिनको एनर्जी मिली होगी और वो चार्जेज में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो वो ये हमारा मैटर है। अब इस मैटर में कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो कि अभी भी कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। मतलब अगर इनके पास 3 प्रोटॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन भी हैं। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वही 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वही 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। बट इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इसके अंदर चार्जेस भी हैं। तो अब तुम्हें पता होगा ये जो माइनस मैंने लिखा है वो माइनस क्या है, वह एटम है, ये वाला एटम देखा होगा अभी, ये जो एटम था अंदर 3 प्लस और ये बाहर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यही ये जो है ये क्या है, +1 है। तो मतलब जो ये प्लस प्लस मैं लिखा हूँ उसका शेप कुछ ऐसा है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मैं केवल डॉट से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो माइनस है वो केवल ये डॉट है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये माइनस है डॉट और ये प्लस वाला इस वाले शेप का है। और ये वाले जो पार्टिकल हैं अभी ये न्यूट्रल हैं, अभी ये ब्रेकडाउन इसमें नहीं हुआ है। हो सकता है और अगर मैं एनर्जी दूं तो इनका भी ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला इसमें होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये अट्रैक्ट करेगा इस नेगेटिव को। क्यों? जैसे कि अगर मान लो कि ये एक होल है, यहाँ पर एक होल है। अब अगर मान लो कि अब ये जो होल है हमारे ग्राउंड के अंदर है, ठीक है, ऐसे एक होल बना हुआ है। अब यहाँ से अगर कोई भी जाएगा और उसे दिखाई न दे तो क्या होगा, इस होल में वो गिर जाएगा जरूर, और गिरने के बाद ये पूरा होल क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ भी होता है, ये जो पॉजिटिव होते हैं ना ये होल का काम करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव था, ये होल था, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर चला गया तो होल खत्म, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं। तो क्या होगा, ये माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर जाकर के इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रल बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। ठीक है, तो ये जब न्यूट्रल होगा, जब यहाँ से ये माइनस जाएगा तो इस पूरे मटेरियल के पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये बाहर वाला जो हमारा ये वाला लेयर है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। कब? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, प्लस के साथ मिला, ये प्लस क्या है, ये वही होल है। ठीक है, तो जब माइनस इसके साथ मिलता है तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ठीक, तो जब ये न्यूट्रल होता है तो यहाँ से फिर से पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर ये क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा, तो यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं। नंबर 1 प्लेट से नंबर 2 प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो मटेरियल हमने चूज किया है वो क्या है, मेटल है। अब देखा होगा जितने भी मेटल हम यूज करते हैं वो क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर से चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल क्या करते हैं, चार्जेस को फ्लो करवाने का काम करते हैं, और यहां भी क्या हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो चुका, ये हो गया मेटल। ओके, अब दूसरा टाइप देखो, अगर मान लो कि ऐसे ही एक फील्ड और है दूसरी, ये पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा नेगेटिव चार्जेस। ओके, बीच में मटेरियल रख दिया, पुट किया कोई यहां पर। ठीक, अब इसके अंदर के जो एटम हैं, हमने रूम टेम्परेचर पे एनर्जी दी, बहुत कम एनर्जी मिली, और मैंने क्या देखा, इसके जो एटम हैं वो न्यूट्रलाइज ही रह गए, मतलब इनका चार्ज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जैसे पहले हुआ था वैसी कंडीशन नहीं बनी। मतलब इसके अंदर ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई प्रोटॉन है, सारे के सारे एटम न्यूट्रल हैं। हर एक एटम के पास जो नेट चार्ज है वो 0 है। जब नेट चार्ज 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम। तो इसके अंदर सारे के सारे एटम न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है, एनर्जी देने के बाद भी ये न्यूट्रल हैं। ठीक है, जब एनर्जी देने के बाद भी न्यूट्रल होते हैं तो इनके अंदर कोई भी ना ही माइनस होगा ना ही प्लस होगा। अब ये तो पहले से न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल है तो पॉजिटिव प्लेट किसको ढूंढता है, माइनस को। अब इस एटम में माइनस है ही नहीं। ठीक, जब माइनस नहीं है तो यहां से माइनस आएगा भी नहीं। ठीक है, और जब माइनस आएगा नहीं तो क्या हो गया, ये ना ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा है, मतलब इसमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं। तो नाम रख दिया इसका, ये क्या बन गया, नॉन मेटल। तो हमने कैटेगराइज कर लिया ना, मोशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पे कैटेगराइज कर लिया कि मेटल में क्या होते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, और नॉन मेटल में चार्जेस मूव नहीं करते। क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्रिएट होते हैं, जब उन्हें हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी इसको भी दिया था एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा एनर्जी लेने के बाद भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं किया। तो जो एनर्जी लेने के बाद भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये इसके 2 टाइप हुए चार्ज के मोशन के बेसिस पे। और भी इसके हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि हो सकता है कंडक्टर का नाम सुना है या फिर इंसुलेटर सुना होगा, ये भी तो कैटेगराइजेशन ही है एक तरीके की। ठीक है, तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज मोशन। ठीक है, अभी हमने देखा था जिन मटेरियल में चार्जेस फ्लो कर जाते हैं उसे हम मेटल कहते हैं, और जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं करते उन्हें नॉन मेटल की कैटेगरी में हमने देखा। ओके, उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया मटेरियल का, जिसमें से पहला नाम है कंडक्टर का। अब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वही मटेरियल है जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर जाते थे। जैसे पहला वाला भी दिखाया था मेटल में किस तरीके से देखा, इलेक्ट्रॉन जो हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, राइट। तो वो क्या कहलाया था, मेटल। तो वही जो मेटल था वही क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। केवल क्या मेटल ही कंडक्टर होते हैं या और भी हैं कुछ, तो मेटल के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कंडक्टर कहलाती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक तरीके का कंडक्टर है। ओके, और टैप वाटर में सॉल्ट्स वगैरह मिले होते हैं, ठीक है, इसलिए टैप वाटर भी क्या है, कंडक्टर का काम करता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। तो टैप वाटर कंडक्टर की लिस्ट में नहीं आएगा, तो टैप वाटर कंडक्टर कहलाएगा लेकिन प्योर वाटर कंडक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, उसके बाद हमारी ह्यूमन बॉडी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर मानते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये भी एक अच्छा कंडक्टर होती है, ठीक है। और अगर किसी भी मेटल की, इलेक्ट्रोलाइट्स की या किसी भी चीज़ की या ह्यूमन बॉडी की कोई भी चीज़ ले लो, अगर उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो हम कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छा कंडक्टर कहलाता है,
ठीक है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर से चार्जेस को बहुत आसानी से फ्लो करवा दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है तो वो क्या कहलाते हैं, बेटर कंडक्टर कहलाते हैं। ओके, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है इंसुलेटर। ये कंडक्टर है, लिख लेना। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू इट, जो अपने अंदर से चार्जेस को मूव नहीं करवाते हैं। सेकंड वाला, अभी अगर पीछे जाओ थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो दूसरा वाला जो हमारा डायग्राम था उसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि वो एक नॉन मेटल था। तो नॉन मेटल क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से चार्जेस मूव नहीं करते हैं। तो एग्जांपल में भी देखो, नॉन मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, गैसेस हो गए, प्योर वाटर हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जो इंसुलेटर होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे अभी हमने बात किया था कंडक्टिविटी की, बहुत अच्छे कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो वैसे ही एक बेटर इंसुलेटर की कौन सी चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सुनो क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहली बार सुने होगे नाम तो इसका। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, जैसे कि देख लो, अगर मान लो कि हमारे घरों में जो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी तो वायर के ऊपर देखा होगा एक इंसुलेशन लगा होता है प्लास्टिक का। हम कहते हैं प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। वो क्या काम करती है, चार्ज को बाहर नहीं आने देती है। ठीक है, अब अंदर क्या है, उस प्लास्टिक के अंदर होता है मेटल। अभी देखा था मेटल एक क्या है, कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, अंदर तो कंडक्टर है लेकिन उस कंडक्टर के ऊपर से एक इंसुलेटर लगा है। तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, चार्जेस को बाहर नहीं आने देना। ठीक है, अब सोचो अगर वो प्लास्टिक नहीं लगी होती तो क्या होता, सिर्फ क्या होता, केवल कंडक्टर का ही फॉर्म होता। तो जब भी हम कभी भी लाइट ले जाते कहीं से, जैसे वॉल से लेकर जा रहे हैं, तो उसका जब टच वॉल से होता तो वॉल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अर्थ में चली जाती। तो हमारी जो बल्ब हैं, फैन हैं, कुछ भी चीज़ें जो भी हम चलाना चाहते हैं वो नहीं चलती। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसुलेटर का। ठीक, तो इंसुलेटर क्या काम करता है, चार्जेस को रोकने का काम करता है। अब सोचो, जो सबसे ज़्यादा चार्जेस को रोक सके, हम क्या कहेंगे, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि ये वायर है, अब इस वायर के ऊपर से ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हो गया इंसुलेटर, और बीच में क्या है, कंडक्टर। अब इसके अंदर से अगर करंट जा रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद कभी कभी देखा होगा ये जो वायर है जल जाता है। जलने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर से चार्जेस ज़्यादा फ्लो कर गए होंगे। तो मैं कहता हूँ उसको दूसरी लैंग्वेज में कि ये जो मैंने बाहर से इंसुलेटर लगाया था, इस इंसुलेटर की एक लिमिट थी, उस लिमिट से अगर ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तब ये अपने अंदर से भी चार्जेस को अलाउ करने लगता है। तो जब इसके अंदर से चार्ज अलाउ होने लगते हैं तो वही क्या होता है, ये जलने लगता है। लेकिन अगर चार्जेस उस लिमिट से कम में अगर हम फ्लो करवाएंगे तो अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा और आराम से इसके अंदर से चार्जेस फ्लो होते भी रहेंगे। ठीक है, अगर सोचो अगर ये इंसुलेटर नहीं होते तो क्या होता। अब जैसे हमारे घरों में लाइट आती है, एक ट्रांसफार्मर से हमारे घर में लाइट आ रही है। अब देखा होगा कि वो किस फॉर्म में आती है, जैसे मान लो कि ये एक पोल है। अब इस पोल में देखा होगा कि एक लोकेशन पे यहाँ पे जैसे, ठीक है, अब ये जो है ये वायर गया है होम, कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में की तरफ जा रहा है। ओके,
अब यहाँ पर इस लोकेशन पे देखोगे कि यहाँ पर एक मटेरियल लगा होता है, ठीक है, पोर्सलिन नामक एक मटेरियल लगा होता है। ये जो यहाँ पर पोर्सलिन लगा होता है उसका काम क्या होता है? अगर सोचो यहाँ पर अगर हम पोर्सलिन नहीं लगाएं, वो काला वाला मटेरियल जो तवे की तरह गोल गोल होता है इस लोकेशन पे लगाया जाता है, अगर वो पोर्सलिन नहीं लगाएंगे तो जितने भी चार्जेस आ रहे हैं वो इस साइड न जाने के बजाय यहीं से कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में, ठीक है। जब अर्थ में चले जाएंगे तो हमारे घर तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो ग्राउंड में जाने से बचाने के लिए यहीं पर क्या लगा दिया जाता है? पोर्सलिन नामक मटेरियल लगा दिया जाता है इस लोकेशन पे। यहाँ पर पोर्सलिन लगा दिया गया और अब यहाँ से हम चार्जेस को फ्लो करवाते हैं ऐसे, ठीक। तो ये पोर्सलिन क्या काम कर रहा है? चार्जेस को रोक रहा है ग्राउंड में जाने से, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, यही जो पोर्सलिन है ये क्या है? इंसुलेटर है। अब इस पोर्सलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक, तभी लगाया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या होता है, इस पोर्सलिन को अगर इस बहुत बड़े रीजन में लगा दिया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर केवल 2 ही प्लेट लगा देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, हो सकता है कि किसी टाइम बहुत ज़्यादा करंट आया और वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से वो करंट यहाँ से जाने लगेगा। इसलिए देखा होगा कि अगर बहुत हाई वोल्टेज वायर जो होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पोर्सलिन लगाए गए होते हैं, ठीक है। वो क्या काम करता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का काम करता है, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी वो एक बेटर इंसुलेटर होगा। ओके, तो नोट कर लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी इंसुलेटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें चार्जेस को रोकने की क्षमता को बताता है। अगर कोई इंसुलेटर ज़्यादा चार्जेस को रोकता है तो उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वह एक अच्छा इंसुलेटर होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि चार्जेस जब फ्लो करते हैं वायर से और कभी कभी देखा होगा कि वायर जल जाता है, तो वहाँ पर उस लोकेशन को जहाँ पर वायर जल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज जो है ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि ये एक प्लेट था और ये दूसरा प्लेट था नेगेटिव, और ये बीच में हमने एक मटेरियल रखा है जो कि क्या है? नॉन मेटल। ये एक ऐसा मटेरियल है जो है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब जितने भी एटम हैं सब की सब इसमें क्या हैं? न्यूट्रल हैं। जब ये न्यूट्रल होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब चार्जेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सोच लो यहाँ पर मैं चार्ज की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा जब यहाँ पर चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि ये यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ से अब ये क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ये खींच लेगा तो क्या होगा? अब ये जो पार्ट है हमारा, इसका जो अभी तक चार्जेस मूव नहीं कर रहे थे वो चार्ज यहाँ पर अब जाने लगता है। अब जब चार्ज इसके इस मीडियम से होकर जाता है तो ये बर्न आउट हो जाता है, ये जल जाता है, ठीक है। और ये जब जल जाएगा तो हम इसे कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। ओके, तो इसे नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट अब हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। एक था कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। थर्ड पॉइंट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर तो बहुत इजी है, इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लो कि यह एक मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर है। अगर लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करेगा कि जैसे ये इंसुलेटर है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? कंडक्टर की तरह। इसका मतलब क्या? बहुत कम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर रहेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, ठीक। कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर, ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडक्टर, तो उसे का नाम क्या रखा गया? ना ही कंडक्टर ना ही इंसुलेटर, उसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? एट लो टेम्परेचर
at low temperature, this material is insulator at room temperature, it starts conducting, एग्जाम्पल इसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे। सेकंड बुक में मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम से रिलेटेड चीज़ें हमें फिर से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे कोई इंसुलेटर हो। ठीक है, तो उसे क्या नाम रखा गया, सेमीकंडक्टर। एक और इसमें पार्ट आता है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर, एक और है इसमें सुपर कंडक्टर। चौथा और लास्ट है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, बहुत इजी है। सुपर कंडक्टर जिसके अंदर की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा, जब मान लो कि एक सुपर कंडक्टर है और रेजिस्टेंस जीरो है, तो जितना भी चार्ज आएगा सबको सब आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा कंडक्टर जो क्या हो, जो कि रेजिस्टेंस की जिसका क्या हो जाए, जीरो। तो सुपर कंडक्टर में याद रखना, सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। नॉर्मली अगर कोई कंडक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ही वायर हीट होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर मान लो देखा होगा कि घरों की लाइट, फैन वगैरह अगर जला के रखोगे तो धीरे धीरे वो हीट होता है। क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो हीट भी नहीं होगा। ठीक है, और हीट नहीं होगा तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो भी कम होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। तो मतलब इसको लिख सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर देयर resistance become जीरो। तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तभी भी उसके अंदर से चार्जेस बड़े आसानी से फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये नेचर में मिलता नहीं है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये यहीं तक था आज का टॉपिक। ओके।